आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नजर डालने जा रहे हैं और आज की कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है। मलिहाबाद के मिर्जागंज बाजार में प्रेम वस्त्रालय नाम की एक नामी कपड़ों की दुकान थी। त्योहार का मौसम था और दुकान पर ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ लगी हुई थी। करवा चौथ भी 2 दिन बाद ही आने वाला था, तो हर कोई खरीदारी में जुटा था। इसी भीड़ भाड़ और शोरगुल के बीच विकास नाम का एक युवक, जो दुकान में सेल्समैन था, बार बार आ रहे मोबाइल फोन के कॉल्स से परेशान हो गया था। हर 2 मिनट में फोन बज उठता और विकास कभी ग्राहक को संभाले तो कभी फोन देखे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आखिरकार तंग आकर उसने मोबाइल ही स्विच ऑफ कर दिया ताकि ध्यान दुकान के काम पर दे सके। जब दोपहर में भीड़ कुछ कम हुई तो विकास ने राहत की सांस ली। लंच का समय हो चुका था, तो वह अपना टिफिन उठाकर दुकान के पीछे बने एक छोटे से गोदाम में चला गया। वहां बैठकर उसने पहले टिफिन खोला, फिर सोचा मोबाइल भी ऑन कर लेता हूं। जैसे ही मोबाइल ऑन हुआ, स्क्रीन पर 22 मिस्ड कॉल और 8 व्हाट्सएप मैसेज एक साथ दिखने लगे। सभी कॉल्स और मैसेज गीता नाम की एक औरत के थे, जो रिश्ते में उसकी चाची लगती थी। कुछ घंटे पहले वही लगातार उसे कॉल कर रही थी। इस बार कॉल करने के बजाय विकास ने सोचा पहले मैसेज ही पढ़ लेता हूं। जैसे जैसे वह मैसेज पढ़ता गया, उसका मूड और खराब होता गया। मैसेजों में शिकायतें थीं, उलाहने थे और यहां तक कि एक धमकी भी थी। धमकी में लिखा था, मैं दुकान पर आ रही हूं, देखती हूं कैसे कपड़े नहीं दिलवाते हो। विकास ने सिर खुजलाया और गुस्से में बुदबुदाया, कहां से दिलवाऊं कपड़े? खुद दुकान का मालिक पिछली तनख्वाह मांग रहा है। उसके बाद उसने खुद को संभाला, जल्दी से खाना खत्म किया और दुकान के फ्रंट पर आ गया। दुकान पर लौटते ही ग्राहकों की भीड़ फिर से बढ़ चुकी थी। उसने बिना समय गंवाए अपने साथी सेल्समैन के साथ मिलकर काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। तभी उसकी नजर सड़क की ओर पड़ी। गीता दुकान की ओर ही आ रही थी। उसे देखकर विकास थोड़ी देर के लिए घबरा गया और चुपचाप एक किनारे खिसक गया। गीता सीधे दुकान में दाखिल हुई और तेज आवाज में शिकायती अंदाज में बोल पड़ी, क्यों नहीं उठाया फोन? कितनी बार कॉल किया तुमको? विकास ने हड़बड़ाते हुए कहा, देख रही हो ना दुकान पर कितना काम है। गीता ने बात काटते हुए कहा, फोन ही बंद कर दिया था तुमने। अब बताओ मेरी साड़ी कहां है? गीता रिश्ते में विकास की चाची लगती थी। 2 दिन पहले उसने करवा चौथ के लिए एक साड़ी लाने को कहा था, लेकिन विकास साड़ी नहीं दिला रहा था। दुकान पर विकास उसकी किसी भी बात का ठीक से जवाब नहीं दे पाया। गीता ने दोबारा कहा, अब क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो? साड़ी दो, फॉल लगवाना है, ब्लाउज सिलवाना है, पेटीकोट बनवाना है। विकास ने उसे समझाने की कोशिश की, गीता तुम अभी घर जाओ, शाम को साड़ी ले आऊंगा, पूजा का सामान भी साथ लेता आऊंगा। गीता चिढ़ते हुए बोली, ये बात तो तुम पिछले हफ्ते से बोल रहे हो, आज तक कुछ नहीं लाए, तभी तो खुद दुकान पर आना पड़ा। विकास ने एक बार फिर कहा, प्लीज अभी तुम चली जाओ, बहुत काम है। गीता ने जाते जाते कहा, ठीक है जा रही हूं, लेकिन शाम को साड़ी, पूजा का सामान और कुछ पैसे लेकर जरूर आना। विकास ने राहत की सांस ली और फिर से काम में लग गया। उधर गीता दुकान से निकलकर धीमे कदमों से मायूस होकर चलने लगी। वह सोचती जा रही थी, कभी जो विकास मेरी हर बात पर दौड़ पड़ता था, आज उसके पास मेरे लिए वक्त नहीं। उसे अपनी जिंदगी की तंगी और अकेलेपन का एहसास होने लगा। उसका पति प्रकाश, जो मुंबई में नौकरी करता था, त्योहार पर भी छुट्टी लेकर नहीं आ पाया था। वह खुद से ही सवाल कर रही थी, आखिर किस हक से मैं विकास से साड़ी मांगने चली गई? जब मेरा अपना पति साथ नहीं है तो दूसरे से क्या उम्मीद करना? गीता खुद को कोसते हुए आंखों में आंसू और दिल में भारीपन लिए घर की ओर लौट गई। गीता को उम्मीद थी कि विकास करवा चौथ के लिए उसके लिए कपड़े और दूसरी जरूरी चीजें लेकर आएगा। इसी आस में वह विकास से उम्मीद लगा बैठी थी, लेकिन दूसरी तरफ विकास अपनी दुकान में बैठा चुपचाप अपनी उंगलियों पर हिसाब लगा रहा था। वह पहले से लिए गए उधार के बारे में सोचकर परेशान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि दुकान के मालिक से फिर से साड़ी और थोड़े पैसे उधार कैसे मांगे। जो कर्ज उसने पहले लिया था उसे चुकाने में ही महीनों लग जाएंगे। अब और उधार लेने की उसमें हिम्मत नहीं बची थी।
करवा चौथ के दिन गीता ने मन मारकर वही पुरानी रोज पहनने वाली साड़ी पहन ली। उसी में उसने चावल, बतासे और जल से चांद को अर्घ्य दिया और बाकी छोटी मोटी रस्में भी निभा ली। चलनी से पति की तस्वीर देखी, चंद्रमा को प्रणाम किया और व्रत खोलने के बाद पास बैठी अपनी 6 साल की बेटी दीपिका को प्रसाद दे दिया। रात का समय हो चला था, गहरी रात का सन्नाटा था। गीता भूखी प्यासी थी, नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे दरवाजे पर किसी के आने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह तुरंत बाहर आई तो देखा कि विकास दरवाजे के सामने खड़ा था, मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके हाथ खाली थे। गीता का गुस्सा फूट पड़ा। वह तेज आवाज में बोली, अब क्या लेने आए हो, और वो भी आधी रात को? चलो निकलो यहां से। आज के बाद तुम्हें मेरे घर में कदम रखने की भी जरूरत नहीं है। मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। विकास ने धीरे से कहा, गीता मेरी मजबूरी तो समझो। लेकिन उससे पहले ही गीता चिल्लाकर भद्दी गाली देने लगी, जब तुमको मन होता है तो आ जाते हो मेरे सामने, लेकिन जब मुझे तेरी जरूरत होती है तब गायब हो जाते हो। गीता की बातें थम नहीं रही थीं। वह लगातार गालियां दे रही थी और विकास चुपचाप सब कुछ सुनता जा रहा था। उसकी हालत अजीब हो गई थी। वह बोलना चाहता था, लेकिन गीता कोई मौका ही नहीं दे रही थी। वह ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे भूखी शेरनी अपने शिकार पर गुर्रा रही हो। आखिर में गीता एकदम से मुड़ी और गुस्से में दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। विकास कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर चुपचाप वापस लौट गया। उस रात के बाद गीता ने मन में ठान लिया कि अब वह कभी विकास को अपने पास नहीं आने देगी। उसने ये भी फैसला कर लिया कि वह उससे दोबारा कोई बात नहीं करेगी, और ऐसा ही हुआ। कई हफ्ते बीत गए, लेकिन गीता ने ना तो विकास से मुलाकात की, ना ही फोन या कोई मैसेज भेजा। यहां तक कि नए साल की शुभकामनाएं तक नहीं दी, जबकि विकास उसे कई बार फोन करता रहा। लेकिन गीता उसका फोन काट दे रही थी। जब भी वह घर आता, गीता बिना कुछ बोले दरवाजा बंद कर लेती थी। विकास जब भी दुकान पर होता तो उसकी निगाहें बार बार बाहर जाती, शायद गीता की एक झलक पाने के लिए। वह उसे एक बार मिलकर सब कुछ बताना चाहता था, अपनी मजबूरी, अपना प्यार और वो सारा खर्च जो उसने उसके लिए किया और जिसकी वजह से वह इतना कर्जदार बन गया था। एक दिन अचानक बाजार में विकास की नजर गीता पर पड़ी। वह अपने पिता सिद्धनाथ, बेटा दीपांशु और बेटी के साथ कुछ सामान खरीद रही थी। असल में गीता का ससुराल ईशापुर में था और उसका पति प्रकाश मुंबई में प्राइवेट नौकरी करता था। लखनऊ से कुछ किलोमीटर दूर उसका मायका दिलावर नगर में था। उसके पिता सिद्धनाथ अक्सर उसकी देख रेख करने और जरूरत की चीजें दिलवाने ससुराल आते रहते थे। उस दिन गीता एक कॉस्मेटिक की दुकान के सामने अकेली खड़ी थी। तभी विकास दुकान से तुरंत बाहर निकलकर चुपचाप उसके सामने आ खड़ा हुआ। विकास ने गीता का हाथ पकड़कर उसे एक तरफ ले जाकर गंभीर लहजे में पूछा, आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? क्यों बार बार ऐसे काम कर रही हो जैसे तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें मार डालूं? उसने बिना रुके एक ही सांस में गीता को खरी खोटी सुना दी। विकास ने गुस्से में यहां तक कह डाला कि या तो तुम मुझे मार डालो या फिर मैं ही तुम्हें खत्म कर दूं। माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था। गीता ने मौके की गंभीरता को समझते हुए चुपचाप सब सुना, लेकिन किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी। थोड़ी देर बाद 17 जनवरी 2025 की सुबह मलिहाबाद थाने में तैनात बीट इंचार्ज एसआई अमन श्रीवास्तव को सूचना मिली कि ईशापुर गांव में एक महिला और उसकी 6 साल की बेटी की उनके घर के अंदर हत्या कर दी गई है। अमन श्रीवास्तव ने तुरंत ये जानकारी अपने थाना प्रभारी एसएचओ सतीश चंद्र साहू को दी। साहू ने बिना देर किए अमन को टीम के साथ मौके पर जाने का आदेश दे दिया। कुछ ही समय बाद एसीपी अमोल मुरकर भी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। एसआई अमन श्रीवास्तव के साथ एसआई अश्विनी कुमार और विवेक कुमार, सिपाही गौरी शंकर यादव, उत्तम राठी और हेड कांस्टेबल कामरान खान भी वहां पर पहुंचे। घर के अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। पुलिस को वहां 2 लाशें मिली। एक महिला जिसकी उम्र लगभग 28 साल थी, उसका नाम गीता था, और दूसरी उसकी 6 साल की बेटी दीपिका की थी। दोनों की बेरहमी से धारदार हथियार से हत्या की गई थी। प्राथमिक जांच में पुलिस को अंदेशा हुआ कि यह हत्या रात 2 से 3 बजे के बीच की गई होगी।
पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इसके बाद गीता के मायके और ससुराल दोनों स्थानों को केंद्र मानकर जांच शुरू की गई। दोपहर करीब 12 बजे सर्विलांस टीम और डॉग स्क्वाड भी ईशापुर पहुंच गए। खोजी कुत्ता घर से निकलकर लगभग 20 मीटर दूर लखनऊ रेलवे लाइन के पास तक गया, फिर वहीं ठहर गया और वापस लौट आया। इससे पुलिस को शक हुआ कि हमलावर शायद रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे पैदल चलकर आए होंगे। जांच में यह बात भी सामने आई कि गीता के घर में बाहर वालों का ज्यादा आना जाना नहीं था। अधिकतर उसके मायके और ससुराल के ही लोग आते जाते थे। पुलिस ने अनुमान लगाया कि हत्याकांड में कोई जान पहचान वाला ही शामिल हो सकता है। गीता के पिता सिद्धनाथ कनौजिया, जो लखनऊ के रहीमाबाद थाने के अंतर्गत दिलावर नगर में रहते थे, को इस मामले की जानकारी दी गई। उनकी तहरीर के आधार पर मलिहाबाद थाने में धारा 103 बीएनएस के तहत केस दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने जांच के लिए कई पुलिस टीमें बनाई। एडीसीपी धनंजय कुमार कुशवाहा और इंस्पेक्टर सतीश चंद्र साहू को क्राइम और सर्विलांस टीम के साथ जोड़ा गया। पुलिस कमिश्नर कार्यालय से इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा, एसआई आशुतोष पांडे, शुभम पाराशर, हबीब, सिपाही पवन, दिलीप और सूरज सिंह को भी जांच में लगाया गया। सभी टीमों ने मिलकर लगातार मेहनत की और घटना के 12 घंटे के भीतर ही जांच में बड़ी सफलता हासिल कर ली। गीता के मोबाइल की कॉल डिटेल्स से पता चला कि पिछले 1 साल में विकास नाम के शख्स ने उसे लगभग 1100 बार कॉल किया था। यही नहीं, कॉल्स की टाइमिंग और गीता से पहले के विवादों को देखते हुए पुलिस का शक और गहरा हो गया। अगले ही दिन यानी 17 जनवरी 2025 को पुलिस ने ईशापुर गांव के रहने वाले राजेश के बेटे विकास को मलिहाबाद में हाईवे किनारे से गिरफ्तार कर लिया। विकास से थाने में कड़ाई से पूछताछ की गई। ज्यादा देर नहीं लगी और उसने जल्द ही यह मान लिया कि गीता और उसकी बेटी की हत्या उसी ने की थी। इसके बाद उसने जो सच बताया वो बहुत ही दुखद और डरावना था। उसने ये भी बताया कि उसने यह खौफनाक वारदात आखिर क्यों और किस तरीके से की थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगे 24 नंबर हाईवे के पास मलिहाबाद से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। नाम है ईशापुर। इसी गांव में प्रकाश कनौजिया का परिवार रहता था। प्रकाश के पिताजी का नाम राम खिलावन था और उनका परिवार आर्थिक रूप से काफी कमजोर था। गांव में रहकर गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा था। इसी वजह से राम खिलावन का छोटा भाई राम विलास साल 2010 में रोजगार की तलाश में मुंबई चला गया। मुंबई जाकर उसने मेहनत मशक्कत से छोटा मोटा काम शुरू किया और कुछ समय बाद वहां एक छोटी सी लॉन्ड्री की दुकान खोल ली। किस्मत ने साथ दिया तो उसका धंधा धीरे धीरे चल निकला। जब काम जम गया तब उसने गांव में अपने बुजुर्ग माता पिता और भाई के परिवार की मदद के लिए हर महीने पैसे भेजना शुरू कर दिया। राम विलास की सलाह पर राम खिलावन ने साल 2014 में अपने बेटे प्रकाश की शादी करवा दी। प्रकाश का विवाह दिलावर नगर की रहने वाली सिद्धनाथ कनौजिया की बेटी गीता से हुआ। शादी के बाद गीता अपने ससुराल ईशापुर आ गई। शुरू में प्रकाश और गीता का वैवाहिक जीवन काफी खुशहाल रहा। शादी के 1 साल बाद गीता ने एक बेटे को जन्म दिया जिसे उन्होंने दीपांशु नाम दिया। शादी के बाद घर का सारा खर्च चलाने की जिम्मेदारी प्रकाश पर आ गई। वह भी कुछ काम शुरू करना चाहता था, लेकिन परिवार को अकेला छोड़कर बाहर जाना उसे ठीक नहीं लगता था। फिर शादी के 3 साल बाद गीता ने एक बेटी को जन्म दिया। अब दोनों बच्चों की परवरिश और भविष्य की चिंता उन्हें सताने लगी थी। गीता ने धीरे धीरे प्रकाश पर दबाव बनाना शुरू किया कि वह भी मुंबई जाकर अपने चाचा राम विलास के साथ कोई काम शुरू करें। इस बारे में उसने अपने ससुर से भी बात की और उन्हें भी राजी कर लिया। साल 2018 की होली पर राम विलास गांव आया था। तब गीता ने उससे भी प्रकाश को अपने साथ ले जाने की गुजारिश की। राम विलास मान गया। होली के कुछ दिनों बाद अप्रैल के पहले हफ्ते में प्रकाश मुंबई चला गया। वहां राम विलास ने उसके लिए एक छोटी सी खोली किराए पर ली और उसकी भी एक छोटी लॉन्ड्री की दुकान खुलवा दी। प्रकाश ने खूब मेहनत की और अपने अच्छे व्यवहार से ग्राहकों का दिल जीत लिया। काम धीरे धीरे अच्छा चलने लगा, लेकिन इस चक्कर में
वह गीता और बच्चों से कुछ दूर होता गया। वह सोचता था कि पैसे जमा करके दिवाली पर खूब सारा पैसा लेकर गांव जाएगा। करीब 6 महीने बाद वह एक रात के लिए गांव आया, कुछ पैसे दिए और अगली सुबह फिर मुंबई लौट गया। गीता को उसका इस तरह जल्दी जल्दी वापस जाना पसंद नहीं आया, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाई। फिर धीरे धीरे 1 साल बीत गया। प्रकाश गांव नहीं आ सका। साल 2020 में कोरोना महामारी आ गई और लॉकडाउन लग गया। अब वह चाहकर भी घर नहीं आ सकता था। कुछ समय बाद होली पर उसने फिर से गांव आने का मन बनाया, लेकिन एक और लॉकडाउन लग गया और वह फिर मुंबई में ही फंसा रह गया। इस वजह से उसका धंधा भी मंदा पड़ गया और कमाई घटने लगी। घर का खर्च चलाना गीता के लिए मुश्किल हो गया था। जो पैसे प्रकाश ने भेजे थे वे भी खत्म हो गए थे। इसी बीच प्रकाश ने अपने चचेरे भाई राजेश के बेटे विकास से मदद मांगी। उसने विकास से कहा कि वह गांव में उसकी पत्नी गीता और बच्चों का ख्याल रखे। प्रकाश ने फोन पर गीता को भी बताया कि वह बेहिचक विकास से कोई भी मदद ले सकती है। इसके बाद विकास का गीता के घर आना जाना शुरू हो गया। चूंकि दोनों के बीच चाची भतीजे का रिश्ता था, इसलिए गांव वालों और गीता के मायके वालों को उनके मिलने जुलने पर कोई शक नहीं हुआ। विकास ने अपने चाचा प्रकाश से जो वादा किया था वह उसे पूरी ईमानदारी से निभा रहा था। चाचा के ना रहने से वह अक्सर चाची गीता का हालचाल लेने पहुंच जाता था। जब भी काम से थोड़ी फुर्सत मिलती वह गीता से मिलने चला आता था। दोनों घंटों साथ बैठकर बातें करते रहते थे। गीता अपने मन की बातें बताती और विकास बड़े ध्यान से सुनता था। अगर गीता को किसी चीज की जरूरत होती तो विकास उसे ला देता था। विकास मलिहाबाद के बाजार में एक कपड़े की दुकान पर नौकरी करता था। रोज शाम को घर लौटते समय अक्सर गीता से मिलने चला जाता था। दिन ब दिन उसका मन गीता की ओर आकर्षित होता जा रहा था। गर्मियों के दिन थे और उस रात घड़ी में 9 बज रहे थे। धीरे धीरे रात अपना साया फैला रही थी। गीता के दोनों बच्चे आंगन में चारपाई पर सो चुके थे। घर के अंदर सन्नाटा था और वहां केवल विकास और गीता मौजूद थे। जब विकास उठकर चलने लगा तो गीता ने उसे रोकते हुए कहा, आज यहीं खाना खा लो और यहीं रुक जाओ। गीता की यह बात सुनकर विकास थोड़ी देर के लिए रुक गया, मानो कुछ सोचने लगा हो। उसके मन में एक ख्याल कौंधा और उसने लालटेन की धीमी रोशनी में गीता के चेहरे को गौर से देखा। गीता का गोरा चेहरा और उसका अपनापन विकास को अपनी ओर खींचने लगा था। विकास केवल 25 साल का था। वह एक कुंवारा युवक था जिसके मन में अब कुछ भावनाएं उमड़ने लगी थी। काफी देर तक गीता को देखने के बाद विकास बोला, आज तो मुझे घर जाना होगा, लेकिन कल शाम को मां से पूछकर जरूर रुकने आऊंगा। विकास की यह बात सुनकर गीता हल्की सी मुस्कुराई और बोली, कल जरूर आना, तुम्हें मेरी कसम है। गीता के इस तरह कसम देकर कहने से विकास का मन और भी बेचैन हो गया। अब उसे साफ साफ गीता की चाहत समझ आने लगी थी। जाते जाते वह बोला, ठीक है, कल रात खाना भी यहीं खाऊंगा और यहीं रुकूंगा। अगले दिन विकास ने पूरी तैयारी कर ली थी। उसने नॉनवेज खाने का सामान खरीदा और शराब की एक बोतल भी ले ली। दिन में ही वह बाइक से ये सारी चीजें गीता के घर पहुंचाकर शाम को आने का वादा कर गया। रात को करीब 10 बजे वह गीता के घर पहुंचा। गीता उसके साथ खाना खाने के लिए तैयार बैठी थी। खाना खाने से पहले विकास ने शराब के 2 पैक पीने की सोची। जब गीता खाना गर्म करने रसोई में गई तो इसी बीच विकास ने जल्दी से शराब पीनी शुरू कर दी। जब गीता खाना लेकर आई तब विकास थोड़ा नशे में था। उसने गीता को भी जबरदस्ती 2 पैक शराब पिला दी। शराब का असर दोनों पर चढ़ चुका था। फिर वे आपस में बातें करते करते छेड़छाड़ और नोकझोंक में लग गए। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपनी शारीरिक भूख भी मिटाई। उस रात उनकी भावनाएं और इच्छाएं उन पर पूरी तरह हावी हो गई थीं। एक बार जब ये सीमाएं टूटीं तो उसके बाद दोनों अपनी मर्जी से मिलने लगे। गीता को अपने पति से वैवाहिक सुख नहीं मिल पा रहा था। वहीं विकास अभी तक अकेला और कुंवारा था। गीता ने खुलकर विकास का साथ दिया और विकास भी उसकी हर जरूरत पूरी करने लगा। पिछले साल जनवरी 2024 में जब प्रकाश कुछ दिनों के लिए लखनऊ आया था तो एक हफ्ते घर पर रहकर दोबारा मुंबई लौट गया। उसके बाद गीता कुछ समय मायके में रही।
लेकिन इस बार अक्टूबर 2024 के बाद वह ससुराल के बाग में बने अलग मकान में रहने लगी थी। इसी घर के आगे बाग खत्म हो जाता था और पास में रेलवे लाइन गुजरती थी। अब गीता और विकास की मुलाकातें वहीं होने लगी थीं। रोज सुबह होने से पहले विकास वहां से चुपचाप निकल जाता और जल्दी से खाना लेकर मल्लिहाबाद की दुकान पर पहुंच जाता था। शाम को लौटते समय वह फिर गीता के पास रुक जाता और दोनों प्यार भरी बातें करते हुए वासना में लिप्त हो जाते थे। विकास जब भी बाजार से घर लौटता था तो गीता के बच्चे उसकी जेब टटोलने लगते थे। शायद उन्हें भरोसा था कि भैया कुछ न कुछ जरूर लाए होंगे। गीता के पास उसकी बेटी दीपिका रहती थी, जबकि बेटा दीपांशु अपने नाना के पास रह रहा था। विकास और गीता का रिश्ता अब सिर्फ जान पहचान भर नहीं रहा था, बल्कि वे एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि जुदा रहना उन्हें तकलीफ देने लगा था। विकास ने गीता के लिए अपनी नौकरी की कमाई खर्च करनी शुरू कर दी थी। उसके परिवार में वह अकेला कमाने वाला था। उसके साथ 2 बहनें भी थीं और पूरा घर उसी की कमाई पर निर्भर था। धीरे धीरे घर वालों को उसके इस बदलते व्यवहार का अंदाजा लग गया। उन्हें शक हुआ कि गीता के साथ विकास का गलत संबंध है। ऐसे में परिवार ने योजना बनाई कि विकास को लखनऊ से दूर किसी दूसरे शहर भेज दिया जाए ताकि वह इस चक्कर से बाहर निकल सके। गीता के ऊपर जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करने के कारण विकास पर काफी कर्ज चढ़ गया था। उसके पिता की सलाह पर उसने 2023 में करीब 3.5 लाख रुपए खर्च करके विदेश कुवैत में नौकरी पकड़ ली थी। जब वह बाहर चला गया तो गीता अकेली रह गई थी, लेकिन उनके बीच की भावनाएं खत्म नहीं हुई थी। कुवैत में रहते हुए केवल 2 महीने ही बीते थे कि गीता ने हर रोज रात को विकास को फोन करना शुरू कर दिया। वह उससे शिकायतें करती, अपने अकेलेपन की बात कहती और बार बार ईशापुर लौट आने की जिद करती थी। आखिरकार गीता की बातों और जिद के सामने झुककर विकास ने महज 2 महीने में ही नौकरी छोड़ दी और लखनऊ लौट आया। इससे उसकी हालत और खराब हो गई। अब वह करीब 4 लाख रुपए के कर्ज में डूब चुका था। लौटकर उसने पहले वाली जगह एक कपड़ों के शोरूम में ही फिर से काम शुरू किया। अक्टूबर 2024 में करवा चौथ से 2 दिन पहले वह गीता से मिलने गया। गीता ने त्योहार के खर्चों की एक लंबी लिस्ट उसे पकड़ा दी। साथ ही उसने बताया कि उसके चाचा प्रकाश इस बार भी नहीं आ रहे हैं, इसीलिए पूजा का सामान और साड़ी लाने की जिम्मेदारी विकास पर ही है। उसने यह भी कहा कि उसके सारे कपड़े और गहने मायके में हैं। विकास ने अपनी कर्ज में डूबी हालत उसे बताई, लेकिन वो जिद पर अड़ी रही। करवा चौथ के दिन गीता उससे रुपए लेने शोरूम आ गई, लेकिन विकास का व्यवहार उसे पसंद नहीं आया। इससे नाराज होकर गीता ने उससे दूर होने का फैसला कर लिया और फोन कॉल्स उठाना बंद कर दिया। इस बेरुखी ने विकास को मानसिक रूप से बहुत परेशान कर दिया था। वह दिन रात सोच में डूबा रहने लगा। 15 जनवरी 2025 की रात को विकास ने गीता को फोन कर मिलने की बात की, लेकिन गीता ने साफ शब्दों में उसे मना कर दिया। उसने कहा, मैं तुम्हारी बीवी थोड़ी हूं जो तुम्हारा बोझ उठाऊं। अब मेरे पास मत आना, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। यह सुनकर विकास बुरी तरह टूट गया। गुस्से और अपमान से भरा उसने गीता को सबक सिखाने की ठान ली। रात करीब 1 बजे वह गीता के घर पहुंचा। बिजली के खंभे से चढ़कर वह घर में घुसा और सीधे गीता के कमरे के पास गया। उसने दरवाजा खोलने को कहा, लेकिन गीता ने अंदर से ही साफ मना कर दिया और उसे भगा दिया। जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो वह चुपचाप किचन में चला गया। वहां बर्तन फेंकने लगा। वहां उसे एक बड़ा चाकू मिल गया जिसे उसने अपने पास छिपा लिया। बर्तन गिरने की आवाज सुनकर गीता बाहर आई और विकास पर नाराज होने लगी। पहले से गुस्से से भरा विकास बोला, आज मैं सब कुछ खत्म कर देता हूं। इसके बाद उसने पास रखे डंडे से गीता के सिर पर हमला कर दिया। जब तक कि गीता बेहोश नहीं हो गई वह उसे मारता रहा। जैसे ही वह जमीन पर गिरी विकास ने चाकू निकालकर उसकी गर्दन पर वार कर दिया। चीख पुकार सुनकर दीपिका की नींद खुल गई। उसने जब अपने भैया को इतने गुस्से में देखा तो डर के मारे रोने लगी। डरते हुए वह भागने लगी, लेकिन विकास ने उसे भी पकड़ लिया और निर्दयता से उसकी भी हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने आंगन में रखी बाल्टी में अपने हाथ पैर धोए और फिर उसी रास्ते से बाहर निकल गया। घटना के बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से बाइक, चाकू,
कुछ गहने और 2000 रुपये नकद भी बरामद कर ली। विकास ने कहा कि वह गीता से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसका प्यार ही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। हमारा उद्देश्य है कि आप इस जानकारी से कुछ सीखें और सावधान रहें। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं, ये भी जरूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।